ग्लोबल टेम्परेचर अचानक 100 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है और पूरी अर्थ एक भयंकर आइस एज में एंटर कर जाती है। नतीजा, दुनिया की 85% से ज्यादा पॉपुलेशन ठंड से जमकर मर जाती है। हफ्तों तक फ्रीजिंग के बाद पूरी दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह शट डाउन हो जाती है। लेकिन इस तबाही के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट हान फेंग अकेला ऐसा इंसान है जो आराम से अपने घर में बैठा है, पानी, बिजली और एक ग्लास प्रीमियम वाइन का मजा लेते हुए, वो भी बॉयलर के पास। दूसरी तरफ उसके होमओनर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के रेजिडेंट्स चैट ग्रुप में परेशान हैं। इतनी एक्सट्रीम ठंड में लोगों का मरना तो तय है, और अगर ठंड से बच भी गए तो भूख से मर जाएंगे। लेकिन हनफोंग को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसने अपोकलिप्स आने से पहले ही इतना स्टॉक पाइल कर लिया था कि उसकी 10 लाइफ टाइम्स तक वो आराम से जी सकता है। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए देखते हैं। एक अर्जेंट रिपोर्ट आ रही है कि अर्थ ने आखिरकार एक नए आइस एज में एंट्री कर ली है, और वो भी रैपिड पेस में। ठंड से कांपते हुए एक बहादुर रिपोर्टर ने अपनी पूरी ताकत से इस कड़ाके की सर्दी को सहन कर रहा था। उसका माइक्रोफोन हर सेकंड जमता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को यह खबर दी, ग्लोबल टेम्परेचर्स और भी गिरने वाले हैं और इसका रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। लेकिन उसने लोगों को हार ना मानने की सलाह दी। उसने भरोसा जताया कि गवर्नमेंट अपने लोगों को नहीं भूली, और अगर सब साथ मिलकर खड़े रहे तो ये मजबूत नेशन इस भयानक संकट को भी पार कर लेगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी यूनिटी प्रोपेगेंडा की स्पीच आगे बढ़ाने वाला था, पूरे का पूरा एक जमी हुई एयरप्लेन सीधा क्रैश लैंड कर गई, उस रिपोर्टर और उसकी पूरी क्रू को कुचलते हुए। एक आदमी चुपचाप ये सब देख रहा था। ये कंट्री के आखिरी टीवी स्टेशन की आखिरी न्यूज ब्रॉडकास्ट थी, जिसे वो अपने मिसरेबली फ्रोजन स्क्रीन पर देख रहा था। प्लेन के क्रैश के बाद टीवी पर बस स्टैटिक रह गया। अब कोई और लाइव रिपोर्टिंग नहीं होगी। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा था, इसकी कोई खबर नहीं। और अंदर हमारे प्रोटैगनिस्ट हनफेंग के कमरे का हाल कुछ ऐसा था। उसके आसपास हर तरफ बेकार सामान और खत्म होती सप्लाईज की बिखरी हुई बॉक्सेस पड़ी थीं। वो इतनी भी परवाह नहीं कर रहा था कि बचे खुचे सामान को ठीक से रख ले। तभी किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। कोई उसका नाम पुकार रहा था, बार बार, इतनी बार कि आखिरकार हनफेंग को उठना पड़ा। उसने अपने हाथ में एक स्टील बैट लिया, जिस पर मोटे मोटे नेल्स जड़े हुए थे और जिस पर अब भी खून के निशान थे। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को ठंड से बचाने के लिए सबसे मोटा पॉसिबल विंटरवेयर पहना था। लेकिन यह भी इस कड़ाके की ठंड के आगे बेकार साबित हो रहा था। धीरे धीरे, बेहद सावधानी से हान फंग पीप होल से झांक कर देखने लगा कि दरवाजे के दूसरी तरफ कौन है। और जो उसने देखा, उसने उसे हैरान कर दिया। साथ ही उसे थोड़ी एक्साइटमेंट भी महसूस हुई, क्योंकि यह वही औरत थी जिससे वह आइस एज शुरू होने से पहले अच्छी तरह वाकिफ था। उसने भी अपने सबसे मोटे विंटरवेयर पहन रखे थे, लेकिन बाहर की कड़ाके की ठंड सहने की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो अनकंट्रोलेबली कांप रही थी। हनफेंग ने दरवाजा खोला और अपनी क्रश को देखकर ब्लश करने लगा। सामने खड़ी औरत का नाम था ली ह्योना, और प्रोटैगनिस्ट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो उसके दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी। फिर भी हाथ में बैट पकड़े हुए उसने उसे अंदर आने का इशारा किया, क्योंकि बाहर इस समय रहना सेफ नहीं था, क्योंकि अब दुनिया एक डेंजरस लॉलेस लैंड बन चुकी थी। हीना ने दरवाजा जोर से धक्का देकर और बड़ा खोला, और अगले ही पल वो उसे कॉलर से पकड़ चुकी थी और प्रोटैगनिस्ट को किस करने लगी। वो इतनी तेजी से मूव की कि उसका छोटा सा बॉनेट तक गिर गया। प्रोटैगनिस्ट हैरान रह गया, लेकिन उसने खुद को पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। अगर मुझसे पूछो तो ये डीप और पैशनेट किस कुछ ज्यादा ही लंबा चला। लेकिन चलो, हमारे प्रोटैगनिस्ट को भी इस अबैंडन्ड हॉलवे में थोड़ा सा स्लॉपी के सेक्शन मिल ही गया। जब दोनों अलग हुए तो प्रोटैगनिस्ट और ह्योना दोनों ही जोर जोर से सांस ले रहे थे। उनकी जुबानें अभी भी बाहर थीं और लार उनके होठों से टपक रही थी। दुनिया खत्म हो रही है और ये लोग ये सब कर रहे हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल। अब जाकर प्रोटैगनिस्ट को एहसास हुआ कि ये सब हुआ क्या। उसने थोड़ा पीछे हटते हुए पूछा, आखिर इस औरत को हो क्या गया है जो दरवाजा खुलते ही उस पर टूट पड़ी। अभी भी अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश करती हुई ह्योना ने कबूल किया कि उसे एहसास हो गया है कि हान फेंग ही वो इंसान है जिससे वो सच में प्यार करती है। उसकी एक्सप्रेसिव आंखों के कोनों में आंसू इकट्ठे होने लगे जब उसने कहा कि वो हमेशा से हान फेंग के साथ ही रहना चाहती थी। कभी कभी किसी क्राइसिस में ही किसी के असली रंग सामने आते हैं। तभी समझ आता है कि कौन सच में तुम्हारी परवाह करता है, कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। और बात जब हार्ड चीजों की हो रही हो, तो ह्योना ने भी सोच लिया कि वो अपने कहे हुए को साबित करके रहेगी। उसने हान फेंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रख दिया। उसने वादा किया कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस ताकि वो दोनों साथ रह सकें। कुछ भी सुनते ही हान फेंग का दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया। सारी रेड फ्लैग्स एक सेकंड में ग्रीन हो गईं, और तभी ह्योना ने उसकी बॉल्स के पास अपनी थाइज प्रेस करनी शुरू कर दी, धीरे धीरे ग्राइंड करते हुए
उसे और करीब खींचने लगी। हान फेंग का कोई चांस ही नहीं था। बाहर की दुनिया चाहे बर्फ से जमी हो, सप्लाईज खत्म हो रही हो, लेकिन इस वक्त उसके अंदर एक अलग ही आग जल रही थी और कुछ तो डेफिनेटली राइज कर रहा था। हान फेंग ने ह्योना की आंखों में गहराई से देखा, जबकि वो उसके गालों को नर्म हाथों से सहला रही थी। उसने धीरे से कबूल किया, तुम्हारे कहे ये शब्द मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन डोर फ्रेम इस बात को आगे बढ़ाने की सही जगह नहीं थी। ह्योना ने धीरे से उसे शश कर दिया ताकि वह एक और शब्द ना बोले। इस पल में वह सिर्फ यही चाहती थी कि हान फेंक अपनी आंखें बंद करे और मोमेंट को महसूस करे। अपनी लॉजिकल माइंड के खिलाफ जाकर हान फेंक ने वही किया जो ह्योना ने कहा। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी एक मिस्टीरियस आदमी अंदर आया, डोर को कसकर पकड़ते हुए। उसने जमी हुई डोर को झटके से खोला, हान फेंक के सिर पर नजरें गड़ा दी और पूरी किलिंग इंटेंट के साथ एक भारी हथियार से वार कर दिया। बेचारा हान फेंक कुछ समझ ही नहीं पाया। उसकी स्कल पूरी तरह कुचल दी गई, जबकि उसकी आंखें अब भी बंद थीं। यह एक ब्लडी और ब्रूटल मेस था, एक क्रूल स्नीक अटैक जिसने पूरे अपार्टमेंट एंट्रेंस को खून से सना हुआ छोड़ दिया। ह्योना और वह आदमी अपार्टमेंट में घुसे। ह्योना कांप रही थी, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, मानो वह पूरी तरह शॉक में हो कि उसके पार्टनर इन क्राइम ने हान फेंक को सच में मार डाला। लेकिन वह आदमी सिर्फ स्कॉफ करता है और कहता है कि इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो, क्योंकि ह्योना जानती थी कि यही होने वाला था। दुनिया तो कब की हेल में बदल चुकी है, एक इंसान कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस ब्रूटल अटैक के बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। असली सवाल यह था कि हान फेंक ने होर्ड करके क्या क्या रखा था। अगर वे अपने कार्ड्स राइट खेलते हैं तो शायद उनके पास इतने सप्लाईज हो सकते हैं कि रेस्क्यू आने तक जिंदा रह सकें। सबसे मेस्ड अप बात यह थी कि हान फेंक तुरंत मरा नहीं। वह बर्फीली जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, उसकी पूरी बॉडी दर्द से कांप रही थी। उसके सिर से बहता खून बाहर निकलते ही फ्रीज हो रहा था। वह ठीक से समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या, लेकिन उसे एहसास हो गया कि वह अब मूव नहीं कर सकता। शायद यही अंत था। शायद वह अब मरने वाला था। अब वह आखिरकार महसूस कर सकता था कि लाइफ लूज करना कैसा लगता है। आखिरी चीज जो उसने देखी वो आदमी और ह्योना थी, जो कुछ मीटर दूर खड़े होकर फ्लर्ट कर रहे थे। वह आदमी ह्यूना को उन जगहों पर छू रहा था जिनके बारे में हान फेंक ने सिर्फ ड्रीम किया था, और उसे रिवॉर्ड देने का वादा कर रहा था, क्योंकि ह्योना की बेस्ट एक्ट्रेस परफॉर्मेंस की वजह से ही यह पूरा ऑपरेशन सफल हो पाया। जैसे ही हान फेंक की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं, उसके दिल में उस कोल्ड हार्टेड विच के लिए हेट्रेड एक असहनीय बोझ बन गया। उसने कसम खाई, अगर उसे अगला जीवन मिला तो वह कभी भी खुद को किसी के लिए लवसिक पपी नहीं बनने देगा। डार्कनेस में डूबते ही हान फेंग को हल्की हल्की रोशनी की छोटी छोटी बूंदें दिखने लगीं। पहले एक छोटा सा स्पेक नजर आया, फिर वो धीरे धीरे बड़ा और ज्यादा सब्सटेंशियल होने लगा। जैसे जैसे वो तेज होती गई, हान फेंग सोचने लगा, ये क्या हो रहा है। उसने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया। उसकी स्किन ट्रांसल्यूसेंट थी, जैसे ये कोई अलग ही एंटिटी हो। उस वार्म लाइट ने उसे अपनी तरफ खींचा, लेकिन फिर वो गोल्डन लाइट अचानक लाल रंग में बदल गई, और जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसकी बॉडी, या यूं कहें उसका एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट, ऐसा महसूस करने लगा जैसे वो किसी मीट ग्राइंडर में पिस रहा हो। ज्यादा देर नहीं लगी और वो क्रिम्सन लाइट उसके पूरे शरीर को निगल गई। हान फेंग दर्द से कराह उठा। उसकी ट्रांसलूसेंट फ्रेम टुकड़ों में बिखरने लगी। पूरा अंधेरा शून्य उसकी बिखरी हुई एसेंस से भर गया और हान फेंग गायब हो गया। पर दर्द अब भी मौजूद था। एटम बाय एटम डिकंस्ट्रक्ट होने की तकलीफ के बीच वो अचानक ठंडे पसीने में जोर से चीखते हुए उठ बैठा। वो तकलीफ बहुत ज्यादा रियल थी। पहले उसे बहलाया गया, फिर उसकी हेड शॉट कर दी गई, एक डिप्रेसिंग मौत मिली। उसके बाद एक खाली वॉइड में जागा, फिर एटॉमिक लेवल पर टुकड़े टुकड़े हो गया। और अब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो है कहां। उसने चारों ओर देखा। बालकनी से तेज सूरज की किरणें अंदर आ रही थीं। उसका सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेड एकदम साफ था। हवा इतनी फ्रेश थी कि उसने उसके कर्टन्स को हल्के से उठा दिया। हान फेंग अब उस क्रूल दुनिया से बहुत दूर था जिससे वो वाकिफ था। उसे पूरे 30 मिनट लग गए ये समझने में कि उसके साथ पिछले कुछ घंटों में कितनी वाइल्ड चीजें हो चुकी हैं। वो पूरे 30 मिनट अपनी बैल्कनी से नजर आ रहे रेजिडेंशियल एरिया की खूबसूरती को देखता रहा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जिस चीज पर यकीन नहीं हो रहा था वो था सूरज। फिर से सूरज की गर्मी और रोशनी महसूस करना उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। वो सोचने लगा कि शायद उसे फिर से ये कंफर्ट कभी महसूस नहीं होगा। उसने डेट चेक की, जून 28। उसे साफ याद था कि आइस एज अपोक्लिप्स जुलाई 15 से शुरू होगी। उसकी मौत होनी थी एक एम्बुश में, लेकिन समहाउ वो टाइम में पीछे चला गया था, सिविलाइजेशन के एंड से आधा महीना पहले। दूसरे शब्दों में उसे एक अल्टीमेट सेकंड चांस मिला था। और इतना ही नहीं, इस बार कुछ अलग भी था। उसके अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था, जो शायद उसकी बॉडी में मैनिफेस्ट हुआ था जब से वो उठा था। उसके राइट हैंड के चारों ओर एक रेड ग्लो था। उसने उसे मिटाने की कोशिश की, हवा में लहराया, हाथ झटका, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। दर्द तो नहीं हो रहा था, बस
हल्की सी गर्मी महसूस हो रही थी। शुरुआत में उसने इसे इग्नोर किया, ये सोचकर कि शायद उसका दिमाग हलुसिनेट कर रहा है। लेकिन फिर वो बैल्कनी में काफी देर से खड़ा सोच ही रहा था कि उसे छींक आ गई। उसने जैसे ही अपनी नाक पहुंची, उसे महसूस हुआ कि उसके राइट हैंड का रेड ग्लो अचानक ग्रीन में बदल गया। और फिर जो हुआ, उसने हानफेंग की सांसें रोक दी। जिस हाथ पर ग्रीन ग्लो था, वो अचानक से बढ़ने लगा। उसकी बोन्स, फ्लैश, स्किन सब कुछ स्ट्रेच होने लगा, जैसे उसका पूरा हाथ किसी अननेचुरल फोर्स से लंबा किया जा रहा हो। कोई भी इस तरह की चीज देखेगा तो पैनिक में आ जाएगा। डर और कंफ्यूजन से भरकर हानफुंग तेजी से अपने रूम की तरफ भागा और बैल्कनी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वो अंदर घुसने में तो कामयाब रहा, लेकिन अब क्या? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन हाथ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। हालांकि ग्रीन ग्लो अब भी वहीं था। वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हान फेंग ने हताश होकर अपनी ग्लोइंग हैंड को देखा। उसके हाथ से लाइट बीम्स निकल रहे थे। अब इस मिस्टीरियस फिनोमिनॉन को मॉडर्न साइंस कैसे एक्सप्लेन करेगी? बैल्कनी पर हुए हाथ लंबा होने वाले हादसे के बाद अब उसका हाथ धीरे धीरे छोटा हो रहा था। ये ग्रीन लाइट तो बहुत ही रैंडम थी, कभी श्रिंक करती, कभी ग्रो, रेड ग्लो के उलट जो स्टेशनरी था। लेकिन वो रेड ग्लो भी अपने आप में एक मिस्ट्री थी, और हन फेंग को अभी तक कोई क्लू नहीं था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अपने सोफे पर बैठते हुए हन फेंग को अचानक एक अनबेरेबल एग्जॉस्शन का एहसास हुआ। उसने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस अंदर भाग कर आया था। फिर भी वह खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। यह शायद उस ग्रीन कलर की रोशनी से जुड़ा हो सकता है। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ इधर उधर घुमाना शुरू किया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि यह आखिर क्या था। फिर उसे एक ख्याल आया, क्या यह ठीक वैसा नहीं था जैसे वो मैनहुआ स्टोरीज पढ़ता है? वह तुरंत किचन की तरफ दौड़ा और अपना सबसे तेज चाकू उठा लिया। उन मनहुआ कहानियों में जो उसे बहुत पसंद थीं, प्रोटेगनिस्ट हमेशा अपनी कहानी इस तरह शुरू करते थे कि वे फिर से जन्म लेते थे, ठीक वैसे ही जैसे अब वो महसूस कर रहा था। शायद उसे भी चीट लाइक पावर्स मिल सकती हैं। उसने इसे आजमाने के लिए जो सबसे कूल चीज सोच सकता था, उसे लिया और उसके साथ पोज देने लगा। कुछ मिनटों तक किसी बदलाव का इंतजार करने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, तो हान फुंग ने सिर खुजाया और शर्मिंदगी से चाकू को देखा। चाकू जो उसने हाथ में लिया था, उस हरे रोशनी से कोई रिएक्शन नहीं दिखा रहा था। वह इतना एक्साइटेड था यह जानने में कि क्या उसके पास कुछ शानदार चीट लाइक पावर्स हैं, कि उसने अपनी थकान और भूख को नजरअंदाज कर दिया था। वह बस भूखा था। अनफॉर्चुनेटली वह हान फेंग, जो अब तक फ्यूचर के अपोक्लिप्स के बारे में कुछ नहीं जानता था, एक आलसी बंदा था, जिसके फ्रिज में खाने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं था। यह सचमुच बुरा हो रहा था। उसने कभी इतनी भूख महसूस नहीं की। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया, तो वह किसी भी सेकंड में बेहोश हो सकता था। उसकी नजरें अब लिविंग रूम में पड़ी एक साफ शीशी पर जा पड़ी, जिसमें सोयाबीन स्नैक्स रखे थे। ये भुने हुए सोयाबीन्स अपोक्लिप्स से पहले के कुछ बचे खुचे स्नैक्स थे। ये पूरा और भरपूर खाना नहीं था, लेकिन अब वही काम चलेगा। ये भूख को थोड़ा शांत कर देंगे और बाद में सुपरमार्केट जा सकेगा। वह भुने हुए सोयाबीन्स में से एक उठाता है, बिना सोचें कि उसने अपनी दाहिनी हाथ में जो उसी ग्रीन रोशनी से ढका हुआ है। हनफेंग इतनी भूख से परेशान था कि उसे और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। बस उसने सोयाबीन्स मुंह में डाल लिया, उम्मीद करते हुए कि कम से कम पेट में कुछ तो जाएगा। जैसे ही वह बीन्स प्रोटैगनिस्ट अपनी जीभ पर डालता है, एक स्मोकी एक्सप्लोजन उसके मुंह के सामने हो जाता है। जो धुआं बना, उसने उसके पूरे ऊपरी शरीर को ढक लिया। हैरानी की बात यह थी कि अब वह एक बीन्स के पौधे को चबाने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे भुना हुआ सोया बीन्स उसके मुंह में ही प्लांट हो गया हो। वह महसूस कर सकता था कि इसकी रूट्स उसकी जीभ में थीं और पौधा बाहर की तरफ बढ़ने लगा था। उसने इसे बाहर निकाला और पौधे ने उसके मुंह में एक अर्थी टेस्ट छोड़ दिया। अब तक जो भी अजीब घटनाएं वह हाल ही में झेल रहा था, उनमें से यह शायद सबसे ऊपर हो सकती है। हनफेंग अभी अभी कुछ रोस्टेड सोयाबीन्स खाने वाला था, और अब यह हो गया। और इसके अलावा अब उसे टायर्डनेस भी महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे उस एक्सप्लोजन ने उसके चेहरे पर हुआ, उसने उसकी हंग्री सेंसेशन ही मिटा दी। अपनी राइट हैंड को देखकर वह देखता है कि ग्रीन लाइट भी गायब हो चुकी है। शायद इन सब का कुछ न कुछ कनेक्शन उस सोयाबीन से है जिसे उसने उखाड़ा था। उसने सोयाबीन के स्टॉक से एक पॉड तोड़ा और उसे केयरफुली जांचा। लशियस ग्रीन पॉड को खोलते हुए उसने कंफर्म किया कि यह बस एक ऑर्डिनरी फ्रेश बीन स्प्राउट था। शायद यही वह पावर है जिसके बारे में वह डे ड्रीमिंग करता था। यह अनडाउटेडली और इनक्रेडिबल डिस्कवरी थी, जो और स्टडी करने लायक है। फिर भी वह कुछ भी रिसर्च नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यह डर सता रहा था कि किसी भी मोमेंट वह भूख से मर सकता है। अब उसके पास मिशन था। वह था सप्लाईज इकट्ठा करना, ताकि दुनिया के अंत से पहले वह रेडी हो सके। काफी टाइम बाद हनफंग फाइनली
अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने में सक्षम था ताकि वह अपनी स्किन पर सन फील कर सके और बर्ड्स की स्वीट सिंगिंग सुन सके। वह भीड़-भाड़ वाले कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में चल सकता था, जहां लोग अपने-अपने कामों में बिजी थे, बजाय घरों में बंद रहने के, सर्दी से डरने के। हनफेंग गहरी सोच में डूबा हुआ था जब वह अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा था। हनफेंग सोचता है कि उसकी राइट हैंड के चारों ओर का रेड ग्लो अब ग्रीन हो चुका था। ग्रीन लाइट सिकुड़ती और फैलती थी, उसके लिम्स को बदलते हुए, जिससे उसकी हार्ट रेट तेज हो जाती थी और वह सुपर टायर्ड महसूस करता था। जब उसने सोयाबीन स्नैक्स को टच किया, तो वह पूरे स्टॉक में बदल गया। अपनी राइट हैंड को और ज्यादा सवालों के साथ देखते हुए वह वंडर करता है कि उसे कौन सी पावर दी गई है और यह किसने दी होगी। वह धीरे धीरे अपनी कॉन्टेम्पलेटिव वॉक जारी रखता है, तब तक कि उसने एक फेमिलियर स्वीट वॉइस सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। वह आवाज पहले उसे मेल्ट कर देती, लेकिन अब वह उसकी ब्लड बॉयल करने वाली बन चुकी थी। हनफेंग ने तुरंत यह नहीं पहचाना और मुड़कर देखा कि उसे नाम से कौन पुकार रहा था। वह वही ईवल विच थी जिसने उसे ब्रूटली मारा था, ली ह्योना। उसने अपनी वाइड स्माइल दिखाई और उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था, जो उसकी रॉटन पर्सनैलिटी को छिपा रहा था।